नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है राम सेतु। इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये आज न्यूज़ में है, क्योंकि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एक सैटेलाइट कॉपरनिकस सेंटिनल-2 ने एक इमेज भेजा है और उस इमेज में जो राम सेतु है उसका एक चित्र प्रदर्शित किया गया है। बड़ा ही मनमोहक चित्र है और इस कारण से फिर से एक बार जो राम सेतु है वो न्यूज़ में बना हुआ है। तो आज इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। तो संस्कृति आईएएस समान अध्ययन फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ कर रहा है। ये एक हाइब्रिड कोर्स है और इसमें जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो यथाशीघ्र आप नामांकन करवा सकते हैं। ये जो बैच है ये 28 जून से इवनिंग 6:30 पर ये स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइमिंग है बैच का, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ को थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले ही हमने बताया कि जो राम सेतु है, जो एक पौराणिक कथाओं में कहें या उसके अनुसार क्या है कि इसका काफ़ी महत्व है और हम आज भी राम से जोड़कर इस राम सेतु को देखते हैं। और अक्सर इससे जुड़ी हुई अपने देश में कई परियोजनाओं के प्रारंभ किए जाने से लेकर इससे जुड़े हुए विवाद भी देखने को मिलते हैं। और अभी हाल ही में अगर बात करें तो जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसके एक कॉपरनिकस सेंटिनल-2 एक सैटेलाइट है, उसके द्वारा राम सेतु का एक लुभावना हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजी गई है, प्रदर्शित की गई है। और आप देख सकते हैं कि चित्र बड़ा ही मनमोहक है, देखने में भी अच्छा है। तो अभी तक हम कहें कि जैसे भारत के लोग इसके अस्तित्व की बात करते थे, अब क्या है कि विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। और अगर इस वैज्ञानिक युग की बात करें तो अब सैटेलाइट भी क्या है कि राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा कह सकते हैं कि विषय है भारत के लिए, और भारत में जो भी हिंदू हैं जो इसको आस्था से जोड़कर देखते हैं तो उनके लिए भी ये एक अच्छी कह सकते हैं कि न्यूज़ है, और इसी कारण से आजकल ये चर्चा में भी बना हुआ है। तो इसके बारे में जो मूल बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहले ही हमने बताया कि किस सैटेलाइट के द्वारा ये इसकी इमेज हाई रेजोल्यूशन वाली भेजी गई है। तो वो ये यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसी का ये कॉपरनिकस सेंटिनल-2 एक सैटेलाइट है, इसके द्वारा भेजी गई है। और बात करें तो ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचना, जो कि क्या है कि मूल रूप से ये हिमयुगीन संरचना है, इसी का कहें तो विस्मयकारी सुंदरता को प्रदर्शित करता हुआ ये इमेज इस सैटेलाइट ने भेजा है। और अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो इनके अनुसार जो राम सेतु है ये एक प्राकृतिक संरचना है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। और इनके अनुसार यानी कि जो साइंटिस्ट हैं अगर उनकी व्याख्या को हम माने तो ये कहते हैं कि टेक्टोनिक जो मूवमेंट है, जो हलचल है, उन्हीं के द्वारा मूंगे जो होते हैं उसमें रेत के जो कण हैं उनके फंसने से क्या है कि इस ब्रिज का निर्माण हुआ है, या कह सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक संरचना है उसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो पूरी संरचना है ये क्या है कि हिंदू और जो मुस्लिम कह सकते हैं कि जो अनुयायी हैं दोनों के लिए पौराणिक कथाओं के दृष्टिकोण से इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें तो हिंदुओं के अनुसार अगर हम देखें तो उनके जो महाकाव्य हैं रामायण, उसमें ये कहा गया है कि जो प्रभु श्री राम है वो श्रीलंका पर आक्रमण करते समय क्या है कि इस भारत से श्रीलंका जाने के लिए ये जो बीच में समुद्र था उसको पार करने के लिए क्या है कि इस ब्रिज को, इस सेतु का निर्माण करवाया था। वहीं अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनके अनुसार क्या है कि जो आदम थे वो आदम की पहाड़ी पर जाकर वहाँ पर 1000 वर्षों तक एक पैर पे वहाँ पर तपस्या किए। तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये जो पुल है, ये जो सेतु है, ये क्या है कि अलग अलग समुदायों के दृष्टिकोण से भी इसका अपना एक महत्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो राम सेतु है
पहले हमने बताया कि ये हिमयुगीन एक संरचना है। मूल रूप से अगर हम बात करें तो ये चूना पत्थर से निर्मित है। किससे? तो ये चूना पत्थर से निर्मित संरचना है, उथली स्थलाकृति है, यानी कि सभी जगह पे क्या है कि इसकी जो ऊंचाई है या इसकी जो संरचना है वो समान नहीं है। इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो इसको बोला जाता है एडम ब्रिज। तो ये भी नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर बात करूं कि आखिर ये कितनी लंबी है, तो इसकी लंबाई क्या है कि लगभग 48 किलोमीटर बताई जाती है। ये अलग बात है कि कुछ आंकड़ों में इसकी लंबाई को लेकर अलग अलग कह सकते हैं कि मानक दिए गए हैं। इसकी लंबाई को लेकर भी कह सकते हैं कि भिन्नता देखने को मिलती है। दूसरी अगर बात करें कि ये जो पूरा ब्रिज है ये क्या करता है, तो ये जो रामेश्वरम है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए आपको रामेश्वरम देखने को मिलेगा। ये जो पाम्बन द्वीप है इसको क्या करता है, तो इधर जो श्रीलंका का जो मन्नार आइलैंड है इसको जोड़ने का काम करता है। तो देखिए दो आइलैंड को जोड़ता है, पहला जो इंडिया का पाम्बन आइलैंड है और दूसरा जो श्रीलंका का मन्नार आइलैंड है। तो इन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। और फिर इधर जो ये मन्नार आइलैंड है ये श्रीलंका के मुख्य भूमि से क्या है कि रेल और यहाँ पर आएंगे तो रोड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्या है कि भारत से सीधे श्रीलंका क्या है कि जुड़ जाता है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो ये जो पुल है या ये जो ब्रिज है ये क्या करता है, तो पाक स्टेट और जो बंगाल की खाड़ी है दोनों को अलग करने का भी काम करता है। देखिए इधर आपको पाक स्टेट देखने को मिलेगा और इधर आएंगे तो आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगा। तो ये दो जलीय क्षेत्र हैं उनको अलग करने का भी ये काम करता है। यही नहीं, अगर भूवैज्ञानिक साक्ष्य संकेतों की बात करें तो वो क्या संकेत प्रस्तुत करते हैं, तो ये पूरा चूना पत्थर अवशेषों के द्वारा कभी भारत श्रीलंका को जोड़ने वाली एक भूमि की पट्टी का एक हिस्सा था। यही नहीं, अगर हम जो यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी माने अभी जो रिसर्च आए हैं उसके अनुसार क्या है कि 15वीं शताब्दी तक ये जो ब्रिज है ये पारगम्य थी, यानी ये आवागमन के योग्य थी। लेकिन उसके बाद के वर्षों में इस क्षेत्र में आने वाले तूफानों के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे ये नष्ट होने लगी। आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर आने वाले तूफानों के कारण ये धीरे धीरे इसका क्षय होने लगा। और इसी कारण से क्या है कि आज ये पहले वाले अपने स्थिति में नहीं पहुंची है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये जो राम सेतु है ये क्या है, इसके बारे में जो मेन बातें थी उसकी हमने चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जो राम सेतु है या जो सेतु समुद्रम जो परियोजना है ये अक्सर भारत में विवादित क्यों है। इसको लेकर पहले हमने बताया कि इसके निर्माण को लेकर या फिर कहें तो इसके बीच से एक नहर निर्माण या कहें कि एक जलमार्ग निर्माण को लेकर क्या होता है कि अक्सर विवाद देखने को मिलता है। और भारत में अलग अलग समय पे जो विभिन्न सरकारें आई उन्होंने राम सेतु के एक हिस्से को काटकर शिपिंग नहर मार्ग बनाने के तरीके सुझाए और इसके लिए अलग अलग सरकारों ने समितियां भी बनाई। समितियों ने कह सकते हैं कि अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, लेकिन सभी समितियों की रिपोर्ट में एक बात कॉमन देखने को मिली। वो क्या थी, तो सभी समितियों ने काटने के बजाय भूमि आधारित मार्ग के इस्तेमाल का सुझाव दिया। यानी किसी भी समिति ने ये नहीं कहा कि सीधे क्या है कि जो ये एडम ब्रिज है या जो राम सेतु है इसको कट करके यहाँ से क्या है कि एक जलमार्ग बनाया जाए। तो ये महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि विभिन्न समयों में इस प्रकार के समितियों के रिपोर्ट के बावजूद भी क्या है कि इससे संबंधित कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। 2005 में यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी। और आखिर ये किस उद्देश्य से ये मंजूरी प्रदान कर दी गई, तो धनुषकोडी के पास जो उथले समुद्री तल हैं उसको क्या है कि उसकी कटाई करके उसकी खुदाई करके पाक स्टेट में
जहाज़ों के लिए एक चैनल बनाना इसका उद्देश्य था। और इसीलिए क्या है कि सरकार ने एक परियोजना की मंजूरी प्रदान कर दी। लेकिन बाद में अगर हम बात करें तो धार्मिक जो कह सकते हैं कि जो आधार थे, जैसे आज भी हमारे देश में लोगों का मानना है कि ये जो ब्रिज है ये भगवान श्री राम के द्वारा स्वयं बनवाई गई है और इसको लेकर एक आस्था है और बड़े स्तर पे इसका विरोध किया गया। यही नहीं, जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया कि यदि यहाँ पर कोई एक जलमार्ग बनता है और यहाँ से बहुत सारे जो शिप्स हैं या फिर कहें तो यहाँ पर एक जो आवागमन होगा उससे यहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा। तो इस प्रकार के जो विरोध थे उनके कारण ये जो परियोजना है ये आगे नहीं बढ़ पाई। और इसी कारण से क्या है कि ये जो परियोजना है, ये जो पूरा मुद्दा है, ये अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। तो ये हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो सेतु समुद्रम जो शिप चैनल परियोजना है या कहिए तो सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बार अगर हम बात करें इतिहास में, तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये अंग्रेज़ों के समय एक नौसेना अधिकारी थे एडी टेलर, और उन्होंने सबसे पहली बार 1860 में यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाक स्टेट और जो मन्नार की खाड़ी है दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो उथले भाग थे उनको खोदने की कह सकते हैं कि मंजूरी प्रदान की। तो ये हो गई बात इतिहास की। लेकिन बाद में क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में लगभग 83 किलोमीटर लंबे गहरे पानी के चैनल का निर्माण करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में एक शिपिंग मार्ग बनाने की बात कही गई। और ये क्यों कही गई, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि इससे क्या होगा कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी तटीय जो क्षेत्र है और पूर्वी जो क्षेत्र है इनके बीच में जो आवागमन में जो समय लगता है, जो कह सकते हैं कि जो खर्च लगता है, जो लागत लगता है, परिवहन जो खर्च है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यही नहीं, टाइम जो लगता है, जो समय लगता है वो भी कम हो जाएगा। और यही नहीं, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक जलमार्ग बनने से क्या होगा कि यहाँ पर जो व्यापार है, जो ट्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और इसका फ़ायदा सीधे क्या होगा, वो भारत को होगा। और यहाँ पर जो नौवहन में सुधार होगा उससे क्या होगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी पहले की अपेक्षा बेहतर हो सकती है। तो इन कुछ उद्देश्यों को लेकर कह सकते हैं कि ये परियोजना प्रस्तावित की गई। इस पे अलग अलग समयों पे कह सकते हैं कार्रवाई भी हुई, लेकिन अभी तक इस पे अगर हम बात करें तो आधार स्थल पे या कहें तो रियल में अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये हमने बात कर लिया। अब इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका महत्व तो है ही, यही नहीं, इससे जुड़ी हुई ये जो परियोजना है या जो सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है इससे संबंधित बहुत सारे कंसर्न भी हैं, चिंताएं भी हैं, लोगों के कह सकते हैं कि आपत्तियां भी हैं। वो क्या है, तो देखिए सबसे जो पहली आपत्ति है वो है कि अगर यहाँ से कोई इस तरह का जलमार्ग बनता है तो जो ये प्राकृतिक अवरोध है, जो क्या है कि यहाँ पर राम सेतु के रूप में है और इस कारण से इधर से जो सुनामी आती है उसका जो प्रभाव है, उसकी जो तीव्रता है, उसको ये राम सेतु कम कर देता है। और यही कारण है कि जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर जो सुनामी या इस तरह की जो सागरी लहरें हैं उनका प्रभाव कम होता है, कम जनधन की हानि होती है। तो इस कारण से इसका विरोध हो रहा है कि यदि इस तरह का कोई जलमार्ग बनता है तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, तो सुनामी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा। तो ये एक कंसर्न है, एक चिंता है। दूसरी अगर हम बात करें तो पर्यावरण को लेकर है। यहाँ पर जो पर्यावरण के प्रति सचेत लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर यदि नौवहन यातायात को बढ़ावा मिलता है तो यहाँ पर तेल रिसाव जैसी समस्या होगी, यहाँ पर जल प्रदूषण से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं होंगी और इससे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा। तो एक दूसरी चिंता है। यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारा जो मूंगा चट्टान है, जो कि कोरल रीफ है, उनके लिए भी बड़े स्तर पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये कुछ कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चिंताएं हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो चूंकि ये पूरा जो सेतु है
ये मूल रूप से बात करें तो ये विभिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ है, जैसे हिंदू और इस्लाम धर्म से। जैसे पहले हमने बताया कि इसको ये माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने खुद इसको क्या है कि निर्मित करवाया था। तो इस कारण से एक आस्था पर कह सकते हैं कि चोट लगती है, और इससे जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं वो जब भी इस परिवहन मार्ग के बनने की बात आती है तो इसका बड़े स्तर पे विरोध करते हैं। तो ये भी कारण है। और यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि यदि ये जलमार्ग बन जाता है, अगर ये क्षेत्र क्या है कि यहाँ पर परिवहन या कहें कि यहाँ पर मूल रूप से क्या है कि यातायात कह सके कि जली मार्ग निर्मित होता है, तो इस क्षेत्र में आना क्या होगा कि बहुत सारे जो जलयान हैं वो आ सकते हैं। और यही नहीं होगा, एक और चिंता है, वो किसको लेकर है, तो वो सिक्योरिटी को लेकर है, यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको लेकर है। क्या है, तो इसमें आलोचकों का ये भी कहना है कि यदि ये परियोजना बनती है तो भारत के लिए सुरक्षा के प्रति एक जोखिम होगा। क्यों होगा, तो जो भी विदेशी जहाज हैं वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के लिए उनको क्या हो जाएगा कि एक रूट मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, और जिससे क्या होगा कि जो भी शत्रुतापूर्ण ताकतें हैं, जो राष्ट्र हैं, अगर वो भारत के प्रति क्या है कि उनके अच्छे विचार नहीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि भारत के जो विभिन्न तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो ये भी एक चिंता है कि यदि ये जो जलमार्ग है यहाँ पर ये जो परियोजना है ये पूरी होती है तो इस प्रकार की समस्याएं भारत के सामने आ सकती हैं। तो आज हमने चर्चा कर ली कि जो राम सेतु है जो आज न्यूज में है, तो इससे जुड़े हुए आपके प्रारंभिक परीक्षा में तो प्रश्न सीधे तौर पे नहीं बनेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके आने तय हैं। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उसी में से एक प्रश्न उदाहरण के तौर पे लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो सेतु समुद्रम शिप चैनल परियोजना क्या है? परियोजना की स्थिरता पर उठाई गई जो विभिन्न चिंताएं हैं उन पर चर्चा कीजिए। तो यदि आप इस एपिसोड को ध्यान से देखे होंगे तो आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।